गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम मुद्रा अर्थशास्त्र में राजस्व जो 4th यूनिट है, मुद्रा अर्थशास्त्र का 4th यूनिट राजस्व पब्लिक फाइनेंस, इस पर हम बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि इसको राजस्व को दूसरे अर्थ में उसको सार्वजनिक वित्त अथवा लोक वित्त कहते हैं, अथवा राजस्व कहते हैं, पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। जैसे कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, और पूंजी का निर्माण करना यह एक बहुत बड़ा एक आह्वान रहता है। किसी भी सरकार को पूंजी निर्माण करने के लिए देश की जनता से पर्याप्त मात्रा में धन के रूप में, करों के रूप में, विभिन्न शुल्क या विभिन्न पेनल्टी के रूप में या करों के रूप में जो भी संपत्ति प्राप्त की जाती है, उस संपत्ति का प्रावधान या उस संपत्ति को वितरित करना और जन कल्याण का विकास करना, ये जनता का हित साध्य करना, इसमें लोक वित्त का लोक वित्त की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो सार्वजनिक वित्त, ये सार्वजनिक वित्त की जो उसको पब्लिक अथवा जन समूह को सामने रखकर जन समूह से संबंधित वित्त की व्यवस्था करना और जन समूह को सार्वजनिक अधिकारियों से लगाया गया, जिसमें राज्य के प्रतिनिधित्व के रूप में केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें, जिला बोर्ड, नगर पालिकाओं, ग्राम पंचायतों का समावेश होता है। इन संस्थाओं की आय व्यय के संबंधी क्रियाओं की सार्वजनिक वित्त की इसमें संज्ञा दी जाती है। सभ्यता के विकास के साथ साथ राज्य के आर्थिक कार्यों तथा दायित्वों में वृद्धि होने से सार्वजनिक वित्त या लोक वित्त के अर्थ में भी परिवर्तन किया गया है। और विभिन्न परिभाषाओं से सार्वजनिक वित्त की विभिन्न परिभाषाएं, जैसे कि किसी भी राज्य की वित्तीय व्यवस्था के विज्ञान और कला से जुड़ी हुई है, जो साधारणतः किसी भी देश की सरकार को राष्ट्रहित को सामने लाकर जनसंख्या को रक्षात्मक कार्यों से, वाणिज्यिक कार्यों से, राष्ट्र के निर्माण के कार्यों से संलग्न किया गया है, जिसमें अधिकतम सामाजिक कल्याण, राजस्व में अधिकतम सामाजिक कल्याण से संभव हो सके। जो राज्य कल्याणकारी राज्य है, भारत एक कल्याणकारी राज्य माना जाता है, और इस राज्य को अपने बढ़ते हुए उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए आय के साधन बड़ी मात्रा में जुटाने पड़ते हैं, और साथ साथ वो आय के साधन जुटने के बाद व्ययों में किस प्रकार की सतर्कता बरतनी पड़ती है। उस स्थिति में अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास, आर्थिक स्थायित्व, पूर्ण रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, आंतरिक शांतता एवं सुरक्षा, ऐसे अधिकतम जनहित को निर्माण करने के लिए, या जनहित हो या लोक कल्याण हो, किसी भी राज्य के वित्तीय व्यवस्था में विज्ञान और कला ही राजस्व, लोक वित्त अथवा सार्वजनिक वित्त इसमें कहा जाता है। तो इस प्रकार की अवस्था में कई शास्त्रज्ञों ने परिभाषित किया है राजस्व को, जैसे डाल्टन है या फिनले-सिरास है, प्लेहन है या आर्नमिंटेज स्मिथ है, या और ऐसे कई अर्थशास्त्रज्ञ हैं जिन्होंने राजस्व को संबोधित किया है। डॉक्टर डाल्टन के अनुसार सार्वजनिक वित्त अथवा राजस्व उन विषयों में से एक है
जो अर्थशास्त्र और राज्य शास्त्र के बीच की सीमा रेखा पर स्थित है। अर्थशास्त्र और राज्य शास्त्र के सीमा रेखा पर स्थित है। इसका संबंध लोक संस्थाओं की आय व्यय तथा उनके पारस्परिक समायोजन से जुड़ी हुई है। इसके आगे फिनले सिरास कहते हैं कि राजस्व एक सार्वजनिक संस्थाओं की आय प्राप्ति तथा व्यय के संबंध में सिद्धांतों का अध्ययन करने के लिए राजस्व को जाना जाता है, और राजस्व की एक प्रक्रिया है। लोकवित्त राजनीतिज्ञ की उन क्रियाओं से संबंधित है जिसमें विज्ञान है, जिसे राज्य के उचित कार्यों को संपन्न कराने के लिए आवश्यक भौतिक साधन जुटाकर उपयोग किया जाता है, राजस्व का उपयोग किया जाता है। इसमें राजस्व में उन साधनों की प्राप्ति दी गई है जिसमें संरक्षण तथा खर्च का अध्ययन किया जाता है। ये संरक्षण तथा उसमें खर्च का प्रावधान दिया जाता है, जिसकी आवश्यकता सार्वजनिक तथा सरकारी कार्य करने के लिए बड़ी मात्रा में प्रयास किए जाते हैं। वेब्स बस्ट्रेबल नाम के अर्थशास्त्री है, वो कहते हैं कि राजस्व में राज्य के सार्वजनिक अधिकारियों के आय व्यय तथा उनके पारस्परिक संबंध तथा वित्तीय प्रशासन एवं नियंत्रण के संबंध में विवेचन किया जाना उसे राजस्व कहते हैं। सार्वजनिक वित्त में अर्थशास्त्र का जो एक अभिन्न अंग माना जाता है, जिसकी दृष्टि से जिसका उद्देश्य है राज्य के साधन एवं आय व्यय का अध्ययन करना होता है। अब इसमें राजस्व सार्वजनिक संस्थाओं एवं शासन की उन वित्तीय क्रियाओं को सिद्धांतों एवं तरीकों का अध्ययन माना है जिसके द्वारा आय जुटाना है। आय जुटाते समय, इनकम जुटाते समय विभिन्न आय जुटाने के बाद विभिन्न कार्यों द्वारा व्यय किया जाता है और उन पर नियंत्रण एवं परस्पर सामंजस्य रखने के लिए पारस्परिक वित्तीय संबंध में सामंजस्य रखना एक राजस्व का एक पार्ट होता है। तो राजस्व एक वित्तीय संस्था के रूप में, सरकारी संस्थाओं के रूप में वित्तीय क्रियाओं को संबंधित रखने के लिए कुछ जो सिद्धांत, राजस्व के सिद्धांत एवं तरीकों का अध्ययन किया जाना, जिसके माध्यम से निम्न विषयों का अध्ययन राजस्व में किया जाता है, जैसे सार्वजनिक आय का प्रबंध करना या सार्वजनिक आय का विभिन्न स्रोत निर्माण करना, सार्वजनिक व्यय एवं उनके सिद्धांतों का अध्ययन करना, सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था तथा भुगतान करना एवं आर्थिक विकास एवं स्थायित्व के लिए राजस्व का प्रयोग करना, ऐसे इस प्रकार के सिद्धांतों का अध्ययन राजस्व में किया जाता है। और केंद्र एवं राज्यों से संबंधित वित्तीय व्यवस्था निर्माण करना, केंद्र एवं राज्यों के में संबंधित संघीय वित्तीय व्यवस्था यानी फेडरल फाइनेंशियल सिस्टम निर्माण करना, वित्तीय प्रशासन एवं सामंजस्य को सुस्थापित करना, इस प्रकार के तत्वों को अध्ययन किया जाता है। तो सार्वजनिक वित्त की विषय सामग्री क्या है? सार्वजनिक या राजस्व की विषय सामग्री या राजस्व का क्षेत्र क्या होता है? सार्वजनिक वित्त के मुख्य अंग क्या होते हैं या राजस्व के मुख्य अंग किस प्रकार के होते हैं, उसमें भी स्पष्टीकरण किया है। राजस्व अर्थशास्त्र का एक वह भाग है जिसमें सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा, जैसे महानगरपालिका, नगरपालिका, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, इनके द्वारा
या मौद्रिक साधन एकत्रित करके, मुद्रा का साधन संग्रहित करके, एकत्रित करके उनके व्यय करने के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाना राजस्व होता है। और यहाँ की इस विषय की सामग्री इस राजस्व में सम्मिलित है। तो यह जो लोक वित्त अथवा राजस्व सरकार एवं इसके अंतर्गत आने वाली जो भी संस्थाएं हैं, जो भी सार्वजनिक संस्थाएं हैं, जो भी प्रशासनिक इकाइयां हैं, जो जनता के कल्याण के लिए विभिन्न साधनों से वित्त को जुटाया जाता है। किस प्रकार से व्यय किया जाता है, इसका अध्ययन सार्वजनिक लोक वित्त में या सार्वजनिक वित्त में किया जाता है। सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र में के संदर्भ में डॉक्टर डाल्टन का कहना है कि सार्वजनिक वित्त अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र की सीमा पर स्थित है। सार्वजनिक वित्त या राजस्व अर्थशास्त्र एवं राज्यशास्त्र की सीमा पर स्थित है। यानी इसमें सरकार को शासन चलाने के लिए राजनीति शास्त्र के सिद्धांत का अनुसरण करना पड़ता है और अधिकतम जन कल्याण करने के लिए अर्थशास्त्र के सिद्धांत को अपनाना पड़ता है। तो सार्वजनिक वित्त शास्त्र या लोक वित्त शास्त्र अथवा राजस्व की दो टांगे दी है, इसमें एक राज्य शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो इसमें राजस्व वित्त शास्त्र की जैसे कि दो टांगे हैं, एक राजनीतिक शास्त्र और दूसरा अर्थशास्त्र। तो इसमें राजस्व फंसा हुआ है। यानी सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र के अंतर्गत सरकार एवं लोक सत्ताधिकारियों की उन सब क्रियाओं का इसमें समावेश होता है जिसका संबंध राज्य की आय जुटाने के लिए और व्यय करने के लिए होता है। यानी इसमें मुद्रा एवं साख का संबंध सीधा मुद्रा एवं साख का संबंध दिया हुआ है। सार्वजनिक वित्त की विषय सामग्री एवं क्षेत्र की सीमा इस प्रकार से दी जाती है कि राजनैतिक क्रियाओं एवं सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन में सार्वजनिक वित्त का कोई भी प्रयोजन नहीं किया जाता। आधुनिक युग में सार्वजनिक वित्त का क्षेत्र बड़ा व्यापक और अधिक विस्तृत निर्माण हुआ है। अब यह सरकार के आय व्यय से ही संबंधित नहीं है। राजस्व केवल सरकार के आय व्यय से ही संबंधित नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत वित्तीय प्रशासन, लेखा परीक्षण एवं वित्तीय नियंत्रण का भी बड़ी मात्रा में समावेश होता है। सार्वजनिक वित्त एवं राजस्व अर्थशास्त्र की अविभाज्य शाखा है, अविभाज्य अंग है, और जिसमें सरकारों के आय व्यय संबंधी प्रशासन एवं नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है। और सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र में कई प्रकार के अंगों का समावेश राजस्व में किया जाता है। जैसे कि हम कहते हैं कि राजस्व के अंग निम्न प्रकार के होते हैं। राजस्व के अंग या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पब्लिक फाइनेंस, जैसे कि एक सार्वजनिक व्यय पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है, दूसरा है सार्वजनिक व्यय पब्लिक रेवेन्यू होता है, सार्वजनिक आय पब्लिक रेवेन्यू होता है, सार्वजनिक ऋण पब्लिक डेब्ट होता है, वित्तीय प्रशासन फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, संघीय वित्त फेडरल फाइनेंस होता है। इस प्रकार के राजस्व के अविभाज्य अंग दिए हुए हैं। तो सार्वजनिक व्यय या महत्वपूर्ण व्यय अंग या राजस्व का प्रमुख अंग होता है, जिसमें सरकार अथवा सार्वजनिक संस्थाओं के व्यय की मात्रा, व्यय की मदें या प्राथमिकता तथा सिद्धांत
इस मात्रा में तय किए जाते हैं जिस प्रकार उपभोग मनुष्य की समस्त आर्थिक क्रियाओं का आदि और अन्य है, उसी प्रकार सार्वजनिक व्यय में भी लोक शासन के उद्देश्य प्रतिबंधित किए जाते हैं। जिस प्रकार सार्वजनिक व्यय, इसमें सार्वजनिक व्यय में कई प्रकार की सार्वजनिक संस्थाओं के व्ययों की मात्रा दी हुई है। इसमें जैसा कि हम मानते हैं कि सार्वजनिक व्यय अगर नहीं होता, सार्वजनिक व्यय अगर नहीं होता तो देश की कल्याणकारी रचना ठीक से नहीं की जाती। सरकार को कई प्रकार की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए सरकार को व्यय करना पड़ता है, भिन्न भिन्न मात्राओं का व्यय करना पड़ता है। जैसे कि हम कहते हैं कि इसमें यह सार्वजनिक वित्त या राजस्व का अध्ययन करने के लिए विभिन्न कार्यों के लिए व्यय का वितरण करना और किस सिद्धांतों के आधार पर सार्वजनिक वित्त में व्ययों का वितरण करना पड़ता है, उसमें कितनी रकम, कितनी पूंजी कलेक्ट की जाएगी और किस विभाग में उसका व्यय किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपनी आय प्राप्त करने के बाद जब वो अपने सार्वजनिक जीवन में वो जब उपयोगिता निर्माण करने के लिए व्यय करता है तो सरकार को भी उसी मात्रा में, जब सरकार को व्यय करने के लिए पहले सरकार आय की स्रोत इकट्ठा करती है और आय की स्रोत विभिन्न करों के माध्यम से, विभिन्न शुल्क और दंडों के माध्यम से बड़ी मात्रा में यह आय इकट्ठी करनी पड़ती है, जिससे महत्तम सामाजिक कल्याण करने के लिए उस व्यय को उसमें किया जाता है। तो महत्तम सामाजिक कल्याण साधने के लिए या उसकी पूर्तता करने के लिए व्यय के प्रावधानों का, व्यय के तत्वों का व्यय के सिद्धांतों का अनुपालन करना इस राजस्व की विभाग में, इस राजस्व की संस्थाओं में राजस्व के माध्यम से व्यय प्राप्त करने के लिए, सार्वजनिक व्यय निर्माण करने के लिए बड़ी प्रक्रिया करनी पड़ती है। जैसे सार्वजनिक ऋण निर्माण करना, सार्वजनिक आय करना, जैसे पब्लिक रेवेन्यू निर्माण करना। व्यय की राशि का निर्धारण करने के बाद जो भी शासनाधिकारी है, जो भी प्रशासन में, जो भी सरकार के अधिकार में जो शासनाधिकारी को व्ययों की पूर्ति के लिए, बड़ी मात्रा में व्ययों की पूर्ति के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त साधन जुटाना पड़ता है। और पर्याप्त साधन जुटाने की एक समस्या, बड़ी मात्रा में समस्या उनके सामने आती है। जैसे कि करारोपण के सिद्धांत में उनकी समस्याएं, करारोपण की समस्याओं का अध्ययन करना पड़ता है और करारोपण के सिद्धांत को अध्ययन करने के बाद उसमें व्ययों की पूर्ति करने के लिए, भिन्न भिन्न मात्राओं के व्ययों की पूर्ति करने के लिए आय जुटाने की व्यवस्था सरकार को करनी पड़ती है। भिन्न भिन्न मात्रा में आय जुटाने की प्रक्रिया राजस्व के माध्यम से करनी पड़ती है या सार्वजनिक वित्त के माध्यम से करनी पड़ती है। बाद में सार्वजनिक ऋण, पब्लिक डेब्ट कहते हैं। तो सार्वजनिक व्यय की अधिकता या सार्वजनिक व्ययों की अधिकता एवं उसको हम कहते हैं कि अग्रिम या सार्वजनिक व्ययों के जो अधिकता एवं आगम की न्यूनता से ऋण लेने की आवश्यकता होती है। जैसे कि राजस्व के विभाग को सार्वजनिक संस्थाओं एवं सरकार को कब, कितना और किन कार्यों के लिए ऋण लेना चाहिए, ऋण की अवधि को भी ध्यान देना पड़ता। ऋणों के ब्याज के दर को भी सामने रखना पड़ता। ऋण के प्रभाव क्या होंगे, किस प्रकार के होंगे, ऋण कहाँ से लिए जाएंगे,
उसका भुगतान कैसे किया जाएगा, ऐसे आदि आदि बातों को अध्ययन करना राजस्व में, सार्वजनिक ऋण में कई प्रकार के साधनों को जुटाने के लिए उसका अध्ययन करना, राजस्व के सिद्धांतों से अध्ययन करना पड़ता है। इसके बाद वित्तीय प्रशासन की भी आवश्यकता होती है। वित्तीय प्रशासन में फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी एक भूमिका इसमें होती है। सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक ऋण, यह इनको यथोचित इनका प्रबंध करने के लिए उस पर नियंत्रण की क्रिया किस मात्रा में होगी। वित्तीय प्रशासन कहाँ से, वित्तीय प्रशासन, उस प्रक्रिया को वित्तीय प्रशासन कहा जाता है। वित्तीय प्रशासन के कई प्रकार का, वित्तीय प्रशासन के दो प्रकार के वित्तीय प्रशासन का समावेश होता है। एक बजट बनाना और दूसरा है लेखा परीक्षण करना। बजट बनाना और लेखा परीक्षण करना, प्रत्येक राज्य में प्रारंभ में एक बजट निर्माण किया जाता है और वो बजट का एक विभाग होता है जो आगामी वर्ष का बजट तैयार करने के बाद उसको स्वीकृति देना, उन मदों का नियमित हिसाब किताब रखने की व्यवस्था करना और उसका एक संगठन या उसकी आय एकत्रित करने के लिए, नए ऋणों की प्राप्ति करने के लिए, पुराने ऋण को मूल एवं ब्याज के सहित भुगतान करने के लिए यह विभाग उत्तरदायी होता है, जिम्मेदार होता है। तो ऐसे जैसे हमारे देश में कई प्रकार के संकट आए, जैसे कि 1921 या 1930 में महामंदी आई, प्रथम युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, भारत चीन का युद्ध हुआ। तो ऐसी अवस्था में देश में कई प्रकार के संकट आए, इकोनॉमिक क्राइसिस आए। तो ऐसे समय में राजस्व ने ही बड़ी मात्रा में अपना रोल अदा किया और उसमें वित्तीय प्रशासन अगर ठीक नहीं होता तो उस स्थिति में प्रशासन अगर ठीक नहीं होता तो देश का कल्याण नहीं हो सकता था। तो इसमें हमें केवल हमें केवल विधियों का अध्ययन नहीं करना है, केवल विधियों का ही अध्ययन नहीं करना है, उन सिद्धांतों का अध्ययन करने के लिए कई प्रकार के पर्यवेक्षक की आवश्यकता होती है और कई प्रकार की विधियां राजस्व की प्रक्रिया में अपनानी पड़ती है। आर्थिक संतुलन करना यह भी एक राजस्व का बहुत बड़ा अंग होता है। आर्थिक संतुलन करना, जैसे कि इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन निर्माण करना एक प्रमुख अंग होता है। सार्वजनिक वित्त के लिए इस प्रकार का अंग एक अंतर्गत स्थायित्व, देश में आर्थिक स्थायित्व निर्माण करने के लिए राजकोषीय नीति, उसको फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, डेफिसिट पॉलिसी कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, इसका क्रियान्वयन करना बहुत जरूरी होता है। राजस्व का निर्माण अगर करना है तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी निर्माण करने के लिए राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी का प्रयोग करके उसका अध्ययन करना एक बहुत बड़ा आह्वान होता है। इस अंग का महत्व, आर्थिक मंदी, देश में जब 1930 की आर्थिक मंदी के बाद पूरी दुनिया को राजस्व का महत्व समझा, क्योंकि पूरे दुनिया के देशों को आर्थिक स्थिति से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी निर्माण करने के लिए एक विश्व संगठन बनाया, उसको हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र बनाया। कई प्रकार के वर्ल्ड बैंक या जो IMF का निर्माण हुआ, तो ऐसे विश्व बैंक का निर्माण करके या विश्व संगठन को निर्माण करके देश की दुनिया के देशों को स्थायित्व को निर्माण करने के लिए या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी निर्माण करने के लिए राजस्व की आवश्यकता पड़ी। और हमारे देश में जैसे कि राजकोषीय नीति
उपभोग एवं उत्पादन की क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए राजस्व को बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग समझना पड़ा, क्योंकि मूल्यों तथा विनिमय दरों में स्थायित्व निर्माण करना, वितरण में न्याय एवं पूर्ण रोजगार निर्माण करने के लिए अर्थव्यवस्था को स्थिरता में लाना, अर्थव्यवस्था में स्थिरता निर्माण करने के लिए या स्थिरता प्राप्त करने के लिए, इस प्रकार की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी निर्माण करने के लिए राजस्व की आवश्यकता निर्माण हुई। उसके बाद हमारे देश में संघीय वित्त, हमारा देश तो संघीय वित्त का एक ढांचा माना जाता है। फेडरल फाइनेंस को बड़ा महत्व आया है। विश्व युद्ध के बाद देश के कई संघीय शासन प्रणाली में, जैसे कि भारत है, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, इन जैसे देशों में केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच वित्तीय साधनों का बंटवारा और उनके पारस्परिक वित्तीय संबंधों का अध्ययन करने के लिए राजस्व में संघीय वित्त की आवश्यकता पड़ी। सार्वजनिक वित्त में एक इस प्रकार से 6 भाग होते हैं, जैसे कि सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन, आर्थिक संतुलन एवं संघीय वित्त। इस प्रकार के 6 भाग होते हैं। तो एक दूसरे से उसका घनिष्ठ संबंध होता है। इसमें पारस्परिक सामंजस्य ही अधिक सामाजिक, सार्वजनिक वित्त की प्रकृति अगर देखना है तो अधिक सामाजिक कल्याण प्राप्त करने के लिए या अधिक सामाजिक कल्याण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इस राजस्व का संभव होना बड़ी आवश्यकता है। भिन्न भिन्न सार्वजनिक वित्त या लोक वित्त के साधन भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। सार्वजनिक वित्त की प्रकृति, सार्वजनिक वित्त का स्वभाव या सार्वजनिक वित्त एक कला है या विज्ञान है, इस पर हम जब भी उसका उचित मात्रा में अगर आपको स्पष्टीकरण चाहिए तो पर्याप्त मात्रा में स्पष्टीकरण चाहिए तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम देखेंगे कि सार्वजनिक वित्त की प्रकृति क्या है या सार्वजनिक वित्त की महत्व क्या है, इस पर हम लेक्चर देंगे। अभी यहाँ मैं मेरा लेक्चर यहाँ खत्म करता हूँ। थैंक यू।